वेलकम टू बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि वन शॉट सेल टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल टॉपिक पढ़ेंगे और सेल टॉपिक पढ़ेंगे ही नहीं, बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। और सेल जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे मानव शरीर के लिए भी, क्योंकि मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई सेल यानी कोशिका को माना जाता है। और सेल इम्पोर्टेंट है हर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस होते हैं। सेल्स ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक क्वेश्चंस सेल से बनते हैं। और सेल्स एक बहुत ही बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट अंग है और हमारे मानव शरीर के लिए भी, मानव शरीर क्या प्लांट के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही सेल्स इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं सेल। तो फ्रेंड, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब सेल जिसमें हम पढ़ते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु ये मृतक कोशिका की खोज किए थे। मतलब कहने का मतलब है सेल की खोज सर्वप्रथम जब हुई थी, सबसे पहले हुई थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने कर दिया था। लेकिन किंतु इन्होंने मृतक कोशिका की खोज की थी, मृतक मरे हुए कोशिका की खोज की थी, जिससे कि इनको फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 बनते हैं कि सेल का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में। मृतक कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ सेल किसने कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक साहब को कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जीवित कोशिका का खोज लॉवेन हुक ने 1674 में किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। मतलब जीवित जो कोशिका है, मृतक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किया था और जीवित कोशिका का खोज लूवेन हाक ने 1674 ईस्वी में किया और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनता है। जीवित कोशिका का खोज लूवेन हाक ने और मृतक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। मतलब कोशिका सेल की थ्योरी किसने दी थी, लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब यहाँ पर नोट्स है, जो कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। शुतुरमुर्ग जो पक्षियों में सबसे बड़े माने जाते हैं। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की होती है, लेकिन ब्रेन का कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु, जो कि मेल में पाए जाते हैं। मानव और फीमेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन और मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो होगी ओवम होगी, जो कि फीमेल में पाए जाते हैं, यानी अंडाशय। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर का होता है। और हमने बोला कि कोशिका के विभाजन हमारे शरीर में ब्रेन का नहीं होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, और दोनों में समानताएं क्या क्या है। तो एनिमल सेल में एनिमल का सेल स्मॉल होता है, ये तो कॉमन बात है। प्लांट का सेल लार्ज होगा और दोनों में झिल्लियाँ पाई जाएंगी। एनिमल सेल गोल होगा, प्लांट सेल चौकोर होगा, और दोनों में जो सेम होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया होगी। वैक्यूलस एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है। राइजोसोम दोनों में पाए जाते हैं, 80S और 70S पाए जाते हैं। ये एकदम क्लियर रहिएगा, 70S जो पाए जाते हैं, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। तो 70S बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कोरोना, जो कि बहुत तेज़ी से अपना विभाजन करने लगते हैं। और हमारे में जो पाए जाते हैं 80S पाए जाते हैं। और एनिमल में पाए जाते हैं जो लाइजोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और दोनों में केंद्रक होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट के तरह से पढ़ लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे
इन सब चीज़ों को, ये क्या क्या होते हैं एक एक चीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं हम। सेल के अंदर अंग क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे हम लोग इन लोगों को, इन सभी को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कोशिका के अंग, कोशिका के अंग देखिए होते हैं प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टम जो कि रफ एक स्मूथ होता है, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूलस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टाइड, गल्जी बॉडी, माइक्रोकोंडिया और क्रोमोसोम, ये सब सेल के अंग हैं। अब आइए हम एक एक करके पढ़ाई पढ़ते हैं कि होते क्या क्या है। प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव जिसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। ये जो प्रोटोप्लाज्मा होता है एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, जो कि बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसमें कि 80% जल यानी कि पानी पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव से ये होता है कि हमारा स्किन सूखा नहीं पड़ता है। आप सुने होंगे कि वाइली फेस, वाइली स्किन, मतलब ये प्रोटोप्लाज्मा ही है जिसमें ज़्यादा होगी उसका शरीर वाइली स्किन होगा, जिसमें कम होगी देखते होंगे कि ठंडे के दिन में बॉडी वाइट वाइट हो जाता होगा, उसमें प्रोटोप्लाज्मा की कमी है, रूखापन है, जिसकी शरीर फटता जल्दी है। तो ये हमारे शरीर को सूखा होने से बचाता है। अब आइए आगे हम लोग नोट्स में देखते हैं। अब दूसरा हमारा जो इसमें सेल्स में पाया जाता है वो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, कोशिका झिल्ली। यह दोनों में पाए जाते हैं, मानव पेड़ दोनों में पाए जाते हैं। सेल के अंदर के अवयव इसमें ही रहती हैं, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल के बीचों बीच लगभग पाया जाता है, बीचों बीच लगभग पाया जाता है, और ये पेड़ और मानव दोनों में पाए जाते हैं। यह कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि माना जाता है कि हमारे बॉडी में या सेल में कोई भी बाहरी चीज़ इंटर होती है तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो कि कुछ ही वस्तुओं को अंदर सेल के अंदर प्रवेश करता है जो हमारे बॉडी के लिए ठीक है, मतलब कि अच्छा है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट्स है जो ये कि कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे कि कोशिका झिल्ली, ये हम बताए थे पीछे अभी कि पेड़ पौधे और एनिमल दोनों में पाया जाता है, किंतु कोशिका भित्ति ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, इससे उनकी सुरक्षा होती है और ये सेलुलोज का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किस चीज़ से बना होता है, तो ये सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। माइक्रोकोंडिया, माइक्रोकोंडिया का खोज अल्टमैन ने किया। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये है माइक्रोकोंडिया, ये जो है हमारे आपके सामने चित्र जो दिख रहा है ये है माइक्रोकोंडिया, ये जो है माइक्रोकोंडिया है। तो इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ देखिए ये जो चल रहा है रिंग जैसा, ये जो रिंग जैसा ऐसे 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 चल रहा है, यहाँ क्रिप्स चक्र चलते हैं, क्रिप्स चक्र चलते हैं, और जो कि 38 ATP का निर्माण करते हैं। ये क्रिप्स साइकिल जो चलते हैं ये 38 ATP का निर्माण करते हैं, और 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और एक ग्लूकोज मिलकर 4.2 कैलोरी बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। हम दिन भर में काम करने के लिए 2500 कैलोरी बर्बाद कर देते हैं, या हमें हमारी बॉडी के लिए दिन भर काम कर रहे हैं तो 2500 कैलोरी चाहिए। पावर ऑफ हाउस जो हमारे बॉडी का पावर ऑफ हाउस है माइक्रोकोंडिया कहलाता है। माइक्रोकोंडिया में ही ऑक्सीजन बनता है। देखिए तीनों चीज़ को हम एक साथ रिलेट करते हैं।
माइक्रोकोंडिया का खोज अल्टमैन ने किया। माइक्रोकोंडिया में क्रिप्स चक्र चलते हैं। क्रिप्स चक्र जब चलते हैं तो 38 एटीपी का निर्माण करते हैं और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी पाया जाता है और हम लोग दिन भर में 2500 कैलोरी का उपयोग करते हैं। और ये जो प्रोसेस ये कर रहा है, क्रिप्स साइकिल बनाना, ग्लूकोज बनाना और कैलोरी प्रदान करना, इसलिए ये पावर हाउस ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। माइक्रोकोंडिया में ही ऑक्सीजन बनता है। अब एक देखिए न्यूक्लियस केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया दिया। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग देखिए पूरा चैप्टर जितना इस पेज में हम लोग पढ़े, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसमें है क्या क्या चीज़, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक। अब देखिए इंट्रोप्लास्टिक रेक्टिलम अंतःहृदय जालिका, यह कोशिका के अंदर से सहायता करता है। इसे आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। मतलब जो इंट्रोप्लाज्मिक रेक्टुलम होता है, ये कोशिका के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हड्डी है, कंकाल है, वैसे ही सेल के अंदर माना जाता है कि ये हड्डी का काम, मतलब कि ऐसे हड्डी नहीं होता है, कंकाल का काम करता है और ये सेल की अंदर से सहायता करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ इंट्रोप्लाज्मिक रेक्टुलम एवं रफ इंट्रोप्लाज्मिक रेक्टुलम। जो कि स्मूथ होता है, चिकना होता है, रफ होता है, खुरदरी होती है। स्मूथ से क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट तथा मांस ग्लो का निर्माण करता है। रफ जो होता है, इसमें राइबोसोम होती है। इंट्रोप्लाज्मिक में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हम पीछे पढ़े कि राइबोसोम का क्या काम है, तो प्रोटीन का निर्माण करना। तो रफ इंट्रोप्लाज्मिक में राइबोसोम होते हैं, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इंट्रोप्लाज्मिक में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, स्मूथ जिससे वसा यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट का निर्माण करता है। रफ से हमारे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होता है। आप देखिए राइबोसोम क्या होता है, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा, अभी हम लोग पढ़ा, सबसे छोटा अंग होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। और यह सबसे छोटी कोशिका के भी अंदर सबसे छोटा अंग पाया जाता है। अब देखिए अभी हम बोल रहे थे राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। यह 70S जो होता है यह हल्का होता है। एग्जाम्पल वायरस जो दिख नहीं पाते हैं, प्रोकैरियोटिक जो कि दिख नहीं पाते। हम अब उन पढ़े होंगे आप लोग 9th-10th में। बहुत सारे बच्चों को, हमको ही प्रॉब्लम हुई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ आप क्लियर हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक किसके कहते हैं, जो कि हमें दिख नहीं पाते हैं, जो कि वायरस होते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और हम लोग क्या में आते हैं, यूकैरियोटिक में। 80S जो होता है राइबोसोम, यह भारी होता है और इसमें विभाजन भी बहुत धीरे होता है और ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाते हैं। और ये यूकैरियोटिक होती है। गल्जी बॉडी होती है जो आगे हम लोग देखिए गल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गल्जी ने किया। यह यातायात में सहायता करता है। मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम गल्जी बॉडी का होता है। यह ब्रेन को ऊर्जा देता है, ब्रेन को सिग्नल देता है। अब देखिए जैसे कि अभी मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको कहीं से पैर में चोट लगा और आप टेबल पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो इंडिकेशन का काम होगा ना, जो ऊर्जा देगा सेल किस आधार पर, जैसे हमारे बॉडी को काम करने के लिए हमको ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही ब्रेन को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो गल्जी बॉडी ही उसे देता है।
और ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है? यह कोशिका का विभाजन करता है। यह ब्रेन में नहीं होता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ब्रेन का विभाजन नहीं होता है। सेंट्रोसोम जहाँ पाया जाता है वहाँ ही विभाजन करता है और यह ब्रेन में नहीं होता है। तो हमारे बॉडी में किसका विभाजन नहीं होता है? तो ब्रेन का विभाजन नहीं होता है। किस कारण नहीं होता है? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इस वजह से नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब मानव में ही पाए जाते हैं, यह प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं का विभाजन सेल प्लेटलेट द्वारा होता है। खोज इसका जो किए थे बोवेरी ने किए, खोज बोवेरी ने किए। अब देखिए लाइसोसोम, अमूमन सुनते होंगे हम लोग, किसी किसी को बोलता होगा कोई तू लाइसोसोम है, मतलब पाचन का कार्य करता है। हम कोई भी चीज़ खा लेते हैं और पच जाता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पचता है, और मतलब कोई या चिकन खाया या कोई हड्डी पदार्थ वाली चीज़ें खाई या कोई अखरोट खाया, तो जो पाचन का काम करता है वो लाइसोसोम के देता है। कोशिका के अंदर ये जो होता है पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल उपघटन यानी एंजाइम पाए जाते हैं। सेल के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो उसे यह नष्ट कर देता है। सेल के अंदर जैसे कि हम लोग को क्या करते हैं, कोई हमारा पेन ख़त्म हो गया तो उन्हें फेंक देते हैं, या ख़राब हो गया तो हटा देते हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम उसे हटा देता है। पूरी सेल अगर काम नहीं करती है तो यह कट जाता है। अंततः इसे आत्महत्या की थैली यानी एटॉम बम कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य आप ऐसे समझिए कि एक पेन खराब हुआ तो हम लोग पेन मतलब फेंक देते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग को कोई पेन क्या खराब हुआ, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो खुद समझ नहीं आया, हम लोग का लाइफ पूरा डिस्टर्ब चल रहा है, तो आदमी क्या करता है, पूरा चिड़चिड़ा जाता है। तो वैसे ही ये बात है कि जब ये पूरा कोशिका ही काम नहीं करेगा तो भैया ही रह के क्या करेगा, तो खुद को ये नष्ट कर लेता है, जिसे एटॉम बम कहते हैं, सेल का एटम बम कहते हैं। खोज इसका जो किए थे डी डुवे ने किया था। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, किसका खोज किसने किया था। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले हम दिखा देते हैं, अभी तक हम लोगों ने सेल में जितने अंग होते हैं उन सब चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिए एक एक करके। तो इसमें हमने बताया सेल में क्या क्या पाए जाते हैं। सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ। एक फिर राइबोसोम आते हैं इसके, जो कि रफ में पाए जाते हैं। राइबोसोम में 70S 80S पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोगों ने गल्जी बॉडी पढ़ा, फिर हम लोगों ने सेंट्रोसोम पढ़ा, फिर हम लोगों ने लाइसोसोम पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि केंद्रक न्यूक्लिक एसिड, जो कि अब हम लोगों ने ख़त्म कर दिया यहाँ पे कोशिका के अंग को। अब हम लोग कोशिका के में ही आगे पढ़ते हैं, कोशिका के आगे अध्ययन अंग के अलावा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पढ़ते हैं। केंद्रक न्यूक्लिक एसिड डीएनए, एक आरएनए। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे लोगों को अभी डीएनए का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो अभी जानते हैं। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए यह कोशिका के अंदर केंद्रिका, माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीग्लूटाइड कहते हैं। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। देखिए यहाँ चित्र में आप समझिएगा, मैंने ऐसा चित्र बनाया कि बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएगा। ये रहा सेल, देखिए ये रहा जो आपका, ये है आपका सेल, ये है सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि हमने सेल के अंग में पढ़ा। सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि लगभग मध्य में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये है, तो डीएनए का पहला
अवलोकन कार्लसवर्ग ने किया। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोबिंद खुराना ने देखा। अब देखिए आप यहाँ पर डीएनए के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, फिर हम लोग आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि इसकी श्रृंखला को प्रोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोन्यूक्लियोटाइड डीएनए से पाया जाता है और प्रोन्यूक्लियोटाइड से पाया जाता है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट या फास्फोरस। अब न्यूक्लियोसाइड से देखिए क्या क्या पाया जाता है, शुगर हो गया आपका, नाइट्रोजन बेस हो गया आपका। अब देखिए शुगर से क्या होता है, राइबोज, डाइऑक्सराइबोज। देखिए शुगर शब्द मतलब कि जिस शब्द में अंत में राइबोज शब्द आ जाए उसमें शुगर यानी कि मीठापन होगा ही। अब देखिए नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन, पिरामिडीन, और देखिए प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन, जो कि एजी से हम लोग डिनोट करते हैं, और पिरिमिडीन से साइट्रोकोनिन सी और थाइमिन टी से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डीएनए का संरचना डबल स्टैंड। देखिए यहाँ पे डबल स्टैंड है, ये एक स्टैंड हुआ, एक ये स्टैंड हुआ, एक ये स्टैंड हुआ। तो डबल स्टैंड डीएनए की संरचना डबल स्टैंड होती है। इसका मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने किया। मतलब इसका मॉडल जो है, और मतलब वो मॉडल नहीं समझिएगा जो कि मॉडल होता है, ये इसका मतलब कि स्ट्रक्चर जो तैयार किया वो वाटसन एवं क्रिक ने किया, जिस कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ 1962 में दिया गया। एडमिन तथा थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखिए एडमिन जो होता है, एडमिन ये रहा, एडमिन आपका एडमिन, और ये थाइमिन, ये जो होते हैं डबल बॉन्डेड होते हैं, और ग्वानिन और साइट्रोकोलिन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों होते हैं। और देखिए प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। देखिए हम लोग ने यहाँ पढ़ा कि क्रोमोसोम से निकला है डीएनए और डीएनए से निकला है जीन। तो जो डीएनए होता है ना, मतलब कि स्पर्म के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, तो ये जीन जो निकलते हैं इससे पूरे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ पैर लगाना है, कैसे दिमाग काम करना है, जो कि जीन का बहुत अहम रोल होता है, जो कि कैसे हाथ कहाँ लगाना, ये पूरे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फिट करता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो जाता है वो पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर जीन के द्वारा ही बनता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। भारत में डीएनए फिंगर प्रोटीन हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए डीएनए में जो होता है असूत्री विभाजन और एक समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कोशिका दो भाग में टूटते हैं। समसूत्री में वह विभाजन कायिका सोमेटिक सेल 90% में होते हैं, जनन कोशिका ओवम स्पर्म 1%। मतलब देखिए समझिएगा, असूत्री जो विभाजन होगा इसमें कोशिका अमूमन दो टाइप में टूट जाएंगे। और समसूत्री विभाजन जो होगा माइटोसिस, यह विभाजन कायिका सोमेटिक सेल 99% में होते हैं, जनन कोशिका, मतलब ये जन्म एक शरीर से दूसरे शरीर को जनन के लिए पाया जाता है। देखिए जैसे कि सोमेटिक सेल से 99% और ओवम में स्पर्म में 1%, दोनों मिलकर एक नए शरीर का निर्माण के लिए समसूत्री का उपयोग आता है। देखिए अब समसूत्री को हम 1 by 1 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए समसूत्री 4 प्रकार में होते हैं। समसूत्री जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, आनाफेज। देखिए अब एक एक सोचिए। इंटरफेज में क्या होता है, यह सबसे बड़ी
अवस्था इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोजोम अलग हो जाता है। देखिए क्रोमोजोम में क्या पाया जाता है, डीएनए। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए का निर्माण होता है और ज्यों ही डीएनए का निर्माण होता है इसमें क्रोमोजोम अलग हो जाता है। बात समझ गए, क्लियर। क्रोमोजोम न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम के अंदर डीएनए का निर्माण शुरू हुआ। ज्यों ही डीएनए का निर्माण हुआ क्रोमोजोम इससे अलग होता है। एक प्रोफेज होता है, इसमें स्प्लिंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रिका का विभाजन होता है। देखिए जो कि प्रोफेज होता है, ये जो होता है इसमें एक धागा जैसा, रेशा जैसा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे रेशा जैसा ऐसे टाइप का, इस टाइप का रेशा टाइप का चलता है। स्प्लिंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रिका का विभाजन करता है, मतलब न्यूक्लियस का विभाजन करता है। एक होता है मेटाफेज, इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। मतलब जब देखिए इंटरफेज में क्रोमोजोम अलग होता है, प्रोफेज में धागा जैसा चलता है स्प्लिंडर फाइबर और निर्माण अपना प्रारंभ कर देता है, और मेटाफेज में जाते जाते निर्माण कंप्लीट अपना कर देता है। आनाफेज में क्या करता है, यह सबसे छोटी अवस्था है, इसमें क्रोमोजोम ध्रुव की ओर चली जाती है। मतलब जो क्रोमोजोम होती है वो डीएनए से दूर होती जाती है। और एक होता है आपका टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है, इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है, कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लिंडर फाइबर गायब हो जाता है। मतलब शुरू हुआ आपका प्रोफेज से और ख़त्म हुआ जाके टेलोफेज से। टेलो मतलब नाम ही है सबसे अंतिम, पूंछ जैसा। टेलो मतलब सबसे अंतिम वाला चीज़, मतलब कि स्प्लिंडर फाइबर क्वेश्चन आता है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, तो प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर चलना शुरू होता है, मेटाफेज में निर्माण पूर्ण हो जाता है और अनाफेज में क्रोमोजोम इतना वो स्प्लिंडर फाइबर निर्माण हो जाता है कि क्रोमोजोम से ध्रुव की ओर चली जाती है, सेंटर की ओर चली जाती है, और टेलोफेज में निर्माण पूरा हो जाता है। मतलब सब काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिमार्क में क्या है, कोशिका में होने वाला टूट फूट की भरपाई समसूत्री, मतलब कि समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। देखिए जैसे कोशिका के अंदर हुई क्या की चीज़ कि कोशिका के अंदर क्या हुआ कि कुछ टूट फूट हो गया, उसका विभाजन जो होगा समसूत्री द्वारा होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 चीज़ों के द्वारा, 5 चीज़ों के द्वारा, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज और टेलोफेज के द्वारा कोशिका के अंदर कोई भी टूट फूट होगा उसका समसूत्री के द्वारा विभाजन हो जाएगा। छिपकली तथा चूहे का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा निकलता है। देखते हैं छिपकली का पूंछ कट जाता है, फिर भी कुछ दिन बाद वो छिपकली अगर में भी दिख जाती है तो देखते हैं उसका पूंछ आ गया। वो क्या हुआ, उसमें ये सब 5 साइकिल चले, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज और टेलोफेज, जिससे कि उनका समसूत्री द्वारा पुनः पूंछ आ गया। अब अर्धसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म या ओवम में होते हैं। जब स्पर्म या ओवम में ही सिर्फ ये, मतलब कि जनन के समय ये कोशिका का विभाजन होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म में क्या है, सेंट्रोम। इंपॉर्टेंट टर्म में सेंट्रोम, क्रोमोसोम में होने वाला अनियमित को सेंट्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम यानी कि न्यूक्लियस के में पाया जाता है, क्रोमोसोम में अनियमित को सेंट्रोम कहते हैं। इस कारण शरीर में असामान्य लक्षण निकल जाता है। जैसे कहने का मतलब है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में है, लगभग सेंटर में पाया जाता है, उसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम पाया जाता है, माफ़ करिएगा, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को अनियमित के कारण, किसी को देखते होंगे 6 अंगूर हो जाता है, हाथ पैर 6 गो हो जाता है, या किसी में
क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, किसी में 47 हो जाती है। अब देखिए क्या क्या होता है उसके कारण। देखिए टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल महिला में होती है, इसलिए बांझपन देखा जाता है। महिलाओं में बांझपन हो जाता है, बाल बच्चे नहीं होते हैं। यह टर्नर क्रोमो सिंड्रोम की वजह से होता है। अब देखिए दूसरा में क्या होता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाता है। यह केवल पुरुषों में होता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। पुरुषों में भी नपुंसकता ज़्यादा कभी कभी हो जाती है, बढ़ जाती है, हो रही है। तो ये जो होता है किस कमी के द्वारा होती है, क्लिनोफ्लेल्टर सिंड्रोम के द्वारा। अब देखिए तीसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाता है। यह मेल या फीमेल दोनों में ही हो सकता है। एग्जाम्पल, जीभ मोटा, ओंठ मोटा, मंद बुद्धि। इसमें व्यक्ति को मोंगलाइड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मोंगलाइड का, जिसका जीभ मोटा हो गया, ओंठ मोटा हो गया, मंद दिमाग बुद्धि कम हो गया, उसको हम मोंगलाइड कहते हैं। अब देखिए चौथा क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाता है। यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। एग्जाम्पल, मंद बुद्धि, ऊपर का ओंठ कटा होता है। देखिए ये चार होते हैं जो कि क्रोमोसोम के अनियमित सिंड्रोम के कारण होते हैं। चार चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। नोट देखिए, नोट में क्या है, वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। जबकि हमने बताया कि हम लोग राइबोसोम में 70S और 80S पाए जाते हैं। तो वायरस जो होते हैं वो 20S होते हैं, तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होता। अब लोग देखते हैं, अब सेल, बहुत सारे सेल का मिलकर टिश्यू बनता है। तो हम लोग अभी टिश्यू का अध्ययन करते हैं। टिश्यू माने उत्तक, कोशिका के समूह को टिश्यू कहते हैं। मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू का अध्ययन उत्तक विज्ञान या ऐतिकी हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। मतलब टिश्यू का जो अध्ययन है, जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, वैसे टिश्यू का अध्ययन उत्तक विज्ञान या ऐतिकी हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। हिस्ट्रोलॉजी के जनक मार्सेलो मैलीपिग्ही को कहा जाता है। जैसे कि देखिए सेल का फादर, जीवित कोशिका का, और कब खोज हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन बना था। यहाँ पर हिस्ट्रोलॉजी का जनक मार्सेली मैलीपिग्ही को कहा जाता है। सबसे पहला उत्तक का विकास सिलिंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रिडा जेली फिश में हुआ। देखिए सबसे पहला उत्तक कोशिका का विकास, कोशिका मतलब टिश्यू का जो विकास हुआ, जो सबसे पहले देखा गया, सबसे पहले कोई चीज़ में विकास हुआ टिश्यू का, वो कि एक हाइड्रा जेली फिश नाम, मतलब कि मछली में देखा गया। अब टिश्यू का देखिए, टिश्यू का जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं, मास्कुलर टिश्यू, न्यूरोनो टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू और एगो इप्थिलियम टिश्यू, जो कि हिंदी में होगा पेशीय उत्तक, तांत्रिक उत्तक, संयोजिक उत्तक और उपकला उत्तक। जो कि मस्कुलर टिश्यू में देखिए क्या क्या होता है। इस टिश्यू से शरीर की सभी मांसपेशियाँ बनी होती है। यह शरीर का रक्षा प्रदान करता है। इसे संकुचनशील या कंट्रोलसिटाइल टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे और भी टॉपिक में। ये तो अभी सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, इसमें शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। सेल मतलब कि सेल से बना टिश्यू, और टिश्यू से बने होते हैं मांसपेशियां। तो इसके अंग होते हैं, कोशिका टिश्यू के ही अंग होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं छोटे छोटे। मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि सबसे मानव की छोटी अंग टिश्यू, एज ए एटम समझिए। एटम क्या होता है, सबसे छोटा अंग होता है कोई भी पदार्थ का। तो वैसे ही सबसे छोटा अंग टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलके, बहुत सारे सबसे छोटा अंग सेल बहुत सारे मिलके टिश्यू का निर्माण किए, और बहुत सारे
टिश्यू जब मिल जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू मतलब कि जैसे कि मांस का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए दूसरा जो है न्यूरॉन टिश्यू। इस टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड तथा सभी तंत्रिका नर्वस बने होते हैं, जो कि नर्व सिस्टम जो होता है, जो तंत्रिका जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। तो इससे नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब इससे बड़े बड़े चीज़ें अब बनाए जाते हैं। सेल मिलके बना टिश्यू, और टिश्यू से अब सारी चीज़ें बनने लगे। तीसरा होता है कनेक्टिंग टिश्यू। इस टिश्यू को विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य, जैसे कि रक्त लासिका, मतलब कि अब कनेक्शन जो होता है, जो कि वेन्स जो नस होते हैं, ये भी टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब देखिए इप्थिलीन टिश्यू, इसका व्यक्ष बना होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, इप्थिलीन टिश्यू इसका त्वचा बना होता है, जो कि हमारा स्किन है, जो कि बॉडी के ऊपर महसूस कर सकते हैं, जो कि ऑर्गन्स 5 ऑर्गन्स में आता है। तो स्किन जो होता है इससे त्वचा बना होता है। अब देखिए आरबीसी के अंदर लाइसोसोम, ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अंततः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है। देखिए सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं कि सेल अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उनका नष्ट कर देता है, लेकिन आरबीसी रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो जो खराब खून होंगे वो कैसे ख़त्म होंगे? तो जो खराब खून होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है स्प्लीन। इस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। अब देखिए वैकुलस, रसगनी, जल को स्टोर करता है। ये पाया जाता है एक्चुअली ज़्यादातर पेड़ पौधे में। और जंतु का छोटा किंतु पादप का बहुत बड़ा होता है, जैसे कि पानी उनी पीते हैं हम लोग, लेकिन पेड़ और क्या होते हैं जो जड़ में अपना स्टोर कर देते हैं, जो कि वैकुलस में अपने पानी रख देते हैं। और प्लास्टाइड, लवक, यह पादपों में सबसे बड़ा कोशिका अंग पाया जाता है। जैसे कि पेड़ पौधों में प्लास्टाइड जो होता है, लवक, ये सबसे बड़ा पाया जाता है। अब देखिए प्लास्टाइड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट, लियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हरिक लवक, यह भोजन का, हम लोग अभी थोड़ा सा के लिए पादप में चल गए, सेल से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, पादप मतलब पेड़ पौधों में। तो प्लास्टाइड जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यह भोजन का निर्माण करने में पत्ती तना में पाया जाता है। और लियोप्लास्ट जो होता है अवरणित लवक, भोजन का संग्रह मतलब कि भोजन को स्टोर करने में काम करता है। क्रोमोप्लास्ट व्रणित लवक, यह रंग प्रदान करता है, जैसे कैरोट का कैरोटीन, लाल रंग, हरा रंग, आलू का उजला रंग, ये सब जो गाजर का लाल रंग, ये जो होता है रंग प्रदान करता है। तो प्लास्टाइड, जैसे कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स के अंग है, अलग अलग उनका काम है। फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में फिर जिससे कि क्रोमोसोम, फिर उससे डीएनए, डीएनए से जीन। वैसे ही प्लांट कोशिका में भी प्लास्टाइड एक अंग है। प्लास्टाइड का ये 3 काम है, जैसे कि एग्जाम्पल में टमाटर, क्रोमोप्लास्ट टमाटर, मिर्चा, लाइकोपेज गाजर, कैरोटीन, चुकंदर, बिटोनोन, फलों का पीला रंग, जेनोथ्पिलिन। नोट, प्रोकैरियोटिक में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्री, खोज वार्डेयर, मानव का 23 जोड़ा 46। देखिए जैसे कि बता रहे हैं क्रोमोसोम जो होता है, जो कि जहाँ से हम लोग डीएनए मिलता है, डीएनए से फिर जीन मिलता है, यह जो होता है थोड़ा सा सेल से रिलेटेड वो पेड़ पौधे थे तो वो हम लोग थोड़ा सा इधर हम चर्चा कर लिए। लेकिन अब हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो कि फिर डीएनए से सीधे यहाँ पर आते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर, मानव में 23 जोड़े, 23 दूनी 46 जोड़े होते हैं। इसका ऊपरी भाग सैटेलाइट कहते हैं, मध्य भाग सेंट्रोमियर कहते हैं, निचली भाग टेलोमियर कहते हैं, मतलब नीचे है तो टेलोमियर। बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है, देखिए जिसे आयरन कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग आपको दिखाए थे कि जो धागे के समान है, गोल 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 डीएनए जहाँ हम लिखे हैं, तो ये जो होती है वो बीच में होती है। क्रोमोसोम का केंद्र, क्रोमोसोम होता है जो केंद्रक में पाया जाता है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जीन डीएनए के अंदर पाया जाता है। जीन पर माता या पिता के गुण
पाए जाते हैं। देखिए जीन जो बोले ना, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन से ही हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा। जिन लोगों का जीन खराब होता है, देखें कि उनका माता पिता का हाइट तो बड़ा है लेकिन उनका हाइट छोटा हो गया, माता पिता तो गोरे हैं लेकिन बच्चा काला हो गया, माता पिता तो काले हैं लेकिन बच्चा गोरा हो गया। तो ये सब जीन के कारण होता है कि अगर जीन जैसा आपका बॉडी को मतलब कि डायरेक्शन देगा, वैसा ही एक बच्चे नए शिशु का निर्माण होगा। तो जीन न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, खोज जीन जोहानसन ने किया था। तो ये रहा सेल का एक छोटा सा कोशिश प्रयास, जो कि आप लोग समझे होंगे। तो इससे ज़्यादा सेल में अब कुछ नहीं पढ़ने को है। अब इसके बाद होगा मस्कुलर, मांसपेशी, तांत्रिका और आगे बहुत सारी चीज़ें जो कि जूलॉजी में। तो सेल टॉपिक हम लोगों ने वन शॉर्ट वीडियो में पूरी ख़त्म की पूरा। तो आप लोग को कैसा लगा ये टॉपिक ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। और ये पूरे PDF का लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से आप समझे हुए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।